हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग। बच्चों, आज का जो वीडियो है ना, उसमें हम लोग है ना पीजीपीपी का एक मास्टर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये वीडियो का है ना मैक्सिमम बेनिफिट पता है कौन उठा पाएगा। मैक्सिमम बेनिफिट है ना वो स्टूडेंट्स उठा पाएंगे जिसने ऑलरेडी है ना एक बार पीजीपीपी का थियरी रिवाइज करके रखा है। देखो क्या होता है ना, पीजीपीपी इतना बड़ा टॉपिक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कि थियरी पढ़ने के बाद भी है ना हमेशा मन में ऐसा एक डाउट आता है कि यार सब पॉइंट्स कवर हो गए रहेंगे क्या। तो इसलिए ना ये वीडियो में ना मैंने ऐसी एक कोशिश की है कि काफ़ी सारे पॉइंट्स इसके अंदर मैं कवर कर लूँ। 100% तो मैं भी इसके अंदर सब कवर नहीं कर पाया हूँ, बट आप ऐसा बोल सकते हो कि मेजॉरिटी मैंने इसके अंदर है ना कवर करने का कोशिश किया है। तो क्या है ना, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना उसमें मेन तो क्या है, पीजीबीपी का ही सबसे मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स होता है, बराबर ना। तो अगर आप फर्स्ट टाइमर हो ना तो डायरेक्टली ये वाला वीडियो मत देखो, पर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है और आपको चाहिए कि फटाफट फटाफट बहुत सारे पॉइंट्स है ना मेरी आंखों के सामने से ऐसे एकदम निकल जाए, तो आप ये वीडियो का है ना मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओगे। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने पूरा शीट बनाया है ना, ये ऐसे तो मैंने सीए इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर कोई सीएस में भी एग्जीक्यूटिव या सीए में भी इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, लेकिन सीए फाइनल के भी बच्चे एटलीस्ट बेसिक नॉलेज फटाफट फटाफट गो थ्रू करने के लिए ना इसका जो बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है। सो क्या होता है कि मैक्सिमम लोगों को पीजीपीपी तो एग्जाम में आता ही है, विदाउट पीजीपीपी तो कोई क्वेश्चन पेपर कंप्लीट ही नहीं होता है, बराबर ना। तो देखो अपन फटाफट शुरू कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्या किया है, एक ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन लिया है, तो ऑब्वियसली मैंने तो क्या किया है ना मेजॉरिटी एडजस्टमेंट्स डाल दिए हैं। तो एग्ज़ाम में कभी इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, पर फिर भी हमारा पर्पस तो अभी फ़िलहाल रिवीजन है ना, तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स डाल दिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फटाफट। देखो, सबसे पहले है ना बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो सबसे पहले अपने को क्या करना चाहिए पता है, अपने को ये देखना चाहिए कि भाई जो मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्या होता है ना, कभी कभी है ना ये लोग क्वेश्चन में सिर्फ इनकम कैलकुलेशन पूछते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन में इनकम के साथ टैक्स कैलकुलेशन भी पूछते हैं, कभी नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से पूछते हैं, कभी प्रिजम्पटिव बेसिस के हिसाब से पूछते हैं, बराबर ना, अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करने का, फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेने का, जिससे अपने को ये समझ में आ जाए कि अपने को कैलकुलेट क्या करना है। मैंने कितनी सारी बार देखा है कि क्वेश्चन में सिर्फ इनकम पूछा रहता है ना, फिर भी आप लोग टैक्स कैलकुलेट करके आते हो। अरे ज़रूरत नहीं है तो फिर टैक्स कैलकुलेट नहीं करने का। ठीक है, तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिसाइड होता है। अब देखो, अब इसमें है ना क्या लिखा है, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस अश्विनी, मतलब टोटल इनकम पूछा है। हालांकि सच बताओ मेरा डिस्कशन मेन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, बट फिर भी मैं दूसरे सब हेड्स की भी थोड़ी बहुत बातें कर दूंगा, तो आपका एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ मिस अश्विनी। अब देखो, जो मेरे सीए इंटर के बच्चे और फाइनल के भी बच्चे, देखो जैसे बच्चों मिस अश्विनी बोला ना, मतलब समझ जाने का कि ये जो क्वेश्चन है ना वो प्रोपराइटर पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये सिंगल ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखो क्या है, इंटर लेवल पे है ना ऐसे भी ये लोग अश्विनी लिमिटेड, अश्विनी प्राइवेट लिमिटेड, मतलब कंपनी के सम नहीं आते इंटर में, कॉरपोरेट सम्स तो सब फाइनल में आते हैं। बट तो भी क्या मतलब, में क्वेश्चन देख के अपने को ये मालूम होना चाहिए कि मुझे कैसा पता चलेगा कि क्वेश्चन में असेसी इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी है। ठीक है, तो देखो मिस अश्विनी बोला ना, तो उसका मतलब समझ जाने का कि ये प्रोपराइटर है। ठीक है, फॉर द ईयर 25-26, अब देखना ध्यान से देखना, टर्नओवर इन द ईयर 24-25 वाज 1,05,00,000। अब देखो क्या है पता है बच्चों, टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर दिया है। अब देखो क्या होता है ना, मेरे जो सीए फाइनल के सर थे ना इधर मुंबई में, रिबेल्लो सर, वो हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि सीए की एग्ज़ाम्स या कोई भी प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स, उसमें या तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है या तो एक्सेस इन्फॉर्मेशन होता है। क्या बोला मैंने, या तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, हिडन रखा है, अपने को कुछ अज्यूम करना है, और या तो फिर भोर भोर के एकदम एक्सेस इन्फॉर्मेशन दे के रखा है। अब दोनों ही केस में है ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा है, टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर।
अब सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देख के अपने को समझना चाहिए ये लास्ट ईयर है। तो सबसे पहले तो ये डाउट आता है लास्ट ईयर का टर्नओवर मेरे को इनकम टैक्स में क्यों दिया हुआ है। तो मैं एक बात बताऊं, लास्ट ईयर का टर्नओवर है ना नॉर्मली तो कंफ्यूज करने के लिए रहता है, लेकिन है ना कभी कभी काम में भी आ जाता है लास्ट ईयर का टर्नओवर। एग्जांपल तो समझो कि वो 44 AD का प्रिजम्पटिव बेसिस वाला बनता है, तो उसको क्या रूल होता है कि अगर उसने 1 साल लिया तो उसको और 5 years प्रिजम्पटिव बेसिस में रहना पड़ेगा ना। तो इसलिए कभी कभी वो लोग लास्ट ईयर का टर्नओवर या लास्ट ईयर उसने ऐसा किया था इसलिए भी कभी कभी दे सकते हैं। या तो मैं एक और बात बताऊं, कभी कभी है ना TDS के प्रोविजंस में है ना लास्ट ईयर का टर्नओवर इंपॉर्टेंट होता है। पता है ये सब सेक्शंस है 194R, 194A, 194C, H, I, J। इसमें ना लास्ट ईयर के टर्नओवर से इंडिविजुअल HUF को डिसाइड करना होता है कि उसको TDS काटना है कि नहीं काटना है। ठीक है, फिलहाल ये वाले सब में अभी फर्स्ट लाइन पढ़ के तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, आगे जाके अगर ऐसा लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन काम का है तो हम देखेंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अश्विनी इज एज फॉलोज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। देखो बच्चों क्या होता है ना, बिजनेस है ना वो MCQ में भी आ सकता है प्लस सम सॉल्विंग में भी आ सकता है। देखो हमेशा है ना बच्चों को क्या है बोले में कन्फ्यूजन ये बात में रहता है कि बिजनेस में सम सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मेथड भी होती है और इनडायरेक्ट मेथड भी होती है। नहीं पता आपको? अरे पता ही है, याद नहीं होगा। देखो मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट मेथड मतलब क्या होता है पता है? डायरेक्ट मेथड मतलब हम लोग इनकम माइनस एक्सपेंसेस बस इतना ही करते खाली। और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है जिसमें नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, ऐड एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, लेस दिस, ऐड दिस, लेस दिस। अरे वो पूरा एक रिकन्सिलेशन टाइप का मेथड है ना। तो ऐसी 2 मेथड्स होती है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में जब नेट प्रॉफिट दिया है या नेट लॉस, या क्वेश्चन में ऐसा दिया है ना एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, इसका मतलब है कि अपने को है ना इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करने का है। तो सबसे पहले तो है ना मैं मेरे क्लास में मेरे बच्चों को क्या बोलता हूँ पता है कि पहले ना फटाफट है ना मेथड देख लो। क्या होता है ना MCQ में जब बिजनेस का सम आता है ना तो ये समझ में ही नहीं आता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन किस हिसाब से दी है, मैं इसको क्या करूँ। तो क्या है पता है, अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं दिया होता तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करते। ठीक है, चलो अभी है ना हम लोग ये वाला सम देखते फटाफट। अब देखो क्रेडिट साइड, डेबिट साइड ये सब दिया हुआ है। अब क्रेडिट साइड पे तो जनरली सब इनकम्स होती है ना, फटाफट है ना जो चीज़ बिजनेस रिलेटेड है उसको टिक मार देते, जो बिजनेस की नहीं है उसको चौकड़ी मार देते हैं। ठीक है, तो आप इसको मेनली बिजनेस का रिवीजन समझो, लेकिन बिजनेस के साथ साथ आड़ी थेड़ी दूसरे चैप्टर्स की भी बात आएगी ना तो मैं फटाफट डिस्कस करते रहूँगा। ठीक है, चलो सबसे पहले सेल्स क्या बिजनेस का होता है ना। बैड डेट रिकवरी बिजनेस का होता है। नॉन कम्पीट फीस क्या बिजनेस की इनकम है। घड़ी घड़ी देखना हमारा क्रेडिट साइड चल रहा है। कभी कभी है ना बच्चे कॉन्सेप्ट के अंदर इतने अंदर घुस जाते हैं ना, डेबिट साइड पढ़ रहे हैं कि क्रेडिट साइड वही ध्यान से नहीं देखते। तो अभी हम लोग क्रेडिट साइड देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला जो शीट है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा JB लर्निंग्स का, आप लोग वहाँ से ले लेना। ठीक है, चलिए GST रिफंड क्या इसको भी हम बिजनेस इनकम बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। ज़्यादा अभी लॉजिक नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ इनकम है कि नहीं है। इनकम टैक्स रिफंड ये तो इनकम ही नहीं है। GST पेनल्टी रिफंड ये भी इनकम ही नहीं है। इनकम टैक्स पेनल्टी रिफंड ये भी इनकम ही नहीं है। तो देखो ये जो 3 चीज़ें हैं ना ये तो इनकम ही नहीं है, ये इनकम ही नहीं है, नॉट एन इनकम। ठीक है, ये 3 चीज़ें तो इनकम ही नहीं है। ठीक है, अच्छा ICI का फेवरेट इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड बिजनेस की इनकम नहीं है बट IFOS की इनकम ज़रूर है, और ये IFOS में टैक्सेबल भी होती है। ठीक है, बैड डेट रिकवरी ओरिजिनली दिस अमाउंट वाज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन अर्लियर। बच्चों एक बात बताओ, क्या 2 टाइप का बैड डेट्स होता है। एक ऐसा बैड डेट्स जो पहले एज एन एक्सपेंस अलाउड था, तो अगर कोई क्वेश्चन में सिर्फ बैड डेट रिकवरी दी है तो ऐसा समझ लेने का कि हाँ जब वो बैड डेट्स हुआ रहेगा ना तो गवर्नमेंट ने उसको अलाउ किया रहेगा, अब उसकी रिकवरी हो गई है ना तो वो मेरी बिजनेस की इनकम है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला ना बैड डेट्स वाज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन अर्लियर, तो फिर इसको भी हम लोग बिजनेस की इनकम में कंसिडर करेंगे नहीं। ठीक है,
सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर जनरल डे टू डे बिजनेस वर्क। अब देखो, अगर सब्सिडी मिली है ना किसी बिजनेसमैन को, अगर वो एसेट रिलेटेड सब्सिडी होती है ना, एसेट रिलेटेड, समझो बिल्डिंग की, फर्नीचर की, मशीनरी की, तो उसका इफेक्ट जाता है ब्लॉक ऑफ एसेट में। लेकिन ये तो जनरल डे टू डे बिजनेस वर्क बोला है ना, तो अपन उसको बिजनेस इनकम बोलेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एनएससी, अब देखो ये जो इंटरेस्ट ऑन एनएससी है ना, ये तो इफोस की आइटम है, और प्लस इसका तो एक एटीसी का डिडक्शन भी मिलता है, ठीक है। इफोस के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, एक सम इफोस ख़त्म ऐसा, तो आप वीडियो वो देख लेना, उसमें मैंने पूरा का पूरा इफोस डिस्कस किया है। अच्छा, अभी यहाँ तक का भी वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है उससे बहुत। ओके, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एटीएम, ये तो कोई इनकम ही नहीं है। सेल प्राइस ऑफ फर्नीचर यूज इन बिजनेस, देखो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बच्चों, फर्नीचर है ना, फर्नीचर वो तो एक असेट होता है ना। हाँ, अगर किसी की फर्नीचर बेचने की ही दुकान है तो उसके लिए फर्नीचर स्टॉक इन ट्रेड होता है, लेकिन अदरवाइज तो नॉर्मल लोगों के लिए, नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए तो फर्नीचर असेट होता है ना। तो अभी अगर बच्चों फर्नीचर एक असेट है, असेट को बेच दिया, उसका सेलिंग प्राइस दिया, तो बच्चों ये कोई बिजनेस इनकम नहीं हुई, ठीक है। इसका तो ब्लॉक ऑफ एसेट में, मैंने नीचे एक वर्किंग दिया है, इसका तो ब्लॉक ऑफ एसेट में इफेक्ट जाएगा, ठीक है। वो ब्लॉक ऑफ एसेट में कैसे दिखेगा ना, वो मैं आपको नीचे बताऊंगा, ठीक है। बट फिलहाल इसको इनकम मत बोलो, और ये ब्लॉक के अंदर चली जाएगी, वैसा मैं खाली इतना लिख के रखता हूँ, ठीक है। अच्छा, रेंट फ्रॉम कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पे ना बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, रेंट फ्रॉम कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी, बच्चों जब तक क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला रहेगा ना कि रेंटिंग इज अ बिजनेस, तब तक रेंट आईएफएचपी में जाता है बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है कि इसका रेंटिंग भी बिजनेस है। बच्चे कंफ्यूज किधर हो जाते हैं पता है, ये कमर्शियल वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों को लगता है कि ये तो कमर्शियल प्रॉपर्टी हुई तो बिजनेस में जाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है बच्चों। अब देखो, मैं ही हूँ तुम्हारे सामने, मैं एक प्रोफेसर है, बराबर है, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट के लिए ना, समझो कोई मॉल में या कोई कोई बहुत बड़े कमर्शियल प्लेस में मैंने एक ऑफिस इन्वेस्ट करके रखा है, एक शॉप लेके रखी है, और उसको मैंने भाड़े पे दे दी। तो यार मैं हूँ तो बिजनेसमैन ना, लेकिन बिजनेसमैन ने भी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी लेके भाड़े पे दे दी। तो बच्चों सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी होने से वो बिजनेस इनकम थोड़ी होती है, तो ये तो आईएफएचपी के अंदर ही जाएगा, ठीक है। सैलरी रिसीव्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब देखो लाइन में 2-3 सैलरी खाएगा, ठीक है, तो ये तो ईफॉस में चला जाता है। फिर सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, उसका मतलब ये जो हमारा असेसी है अश्विनी, इनका बिजनेस भी है और किधर जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है, उनकी मर्जी है ना। तो यहाँ से एम्प्लॉयर से जो मिली वो तो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ध्यान रखने का, वो 115 बीएसी है, शिफ्टिंग आउट है, जो भी है ध्यान रखने का। अच्छा, अभी वेरी इंपॉर्टेंट, सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म इन विच अश्विनी इज अ वर्किंग पार्टनर। बच्चों अगर आपको एज अ पार्टनर सैलरी मिल रही है ना, तो ये बिजनेस इनकम होती है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इसके पहले वाले भी एक वीडियो में बताया था। पार्टनर मतलब पार्ट ओनर होता है, तो वहाँ पे हम लोग जब काम करते हैं ना, तो ऐसे नहीं एम्प्लॉय वाले एटीट्यूड से काम नहीं करते, अरे मेरा खुद का धंधा है, हाँ ठीक है, अकेले से नहीं हो रहा था तो 2-3 दोस्तों को साथ में लेके किया है, लेकिन बिजनेस है भाई वो। इसलिए सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म होता है ना, ये बिजनेस इनकम होता है, ठीक है। हाँ, अभी जो लोग ने अच्छी तरह से रिवाइज किया है वो लोग बोलेंगे सर लेकिन इसमें तो लिमिट विमिट भी होती है ना, वो बुक प्रॉफिट ऐसा तैसा। अब जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हम सब अज्यूम करेंगे ना कि सब लिमिट के हिसाब से ही चल रहा है। देखो अजम्पशन में ना हमेशा एक चीज़ याद रखने का, ऑलवेज टेक पॉजिटिव अजम्पशंस। क्या बोला? ऑलवेज टेक पॉजिटिव अजम्पशंस, हमेशा पॉजिटिव अजम्पशंस लेने का, ठीक है। चलो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये भी बिजनेस में होता है, सब सेम लॉजिक है इसके अंदर भी। इसमें भी पॉजिटिव सोचने का कि वो अप टू 12% वाली लिमिट में रहेगा,
जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, सब कुछ पॉजिटिव सोचने का, ठीक है। इंटरेस्ट फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स भी तो बिजनेस के होते हैं। प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड, बिजनेस। कमीशन, बिजनेस। अच्छा, सेल ऑफ एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिडक्शन वाज अलाउड इन द पास्ट अंडर सेक्शन 35 एडी, मतलब 35 एडी में ऑलरेडी डिडक्शन लिया था, अब उसको बेचा है, तो ये भी बिजनेस इनकम है। अब देखो, बहुत से बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि सर इतना सारा एक ही सम में थोड़ी आता है। अरे बच्चों, मुझे पता है, ये कोई एग्जाम का सम नहीं डिस्कस कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ, लेकिन पूरा बिजनेस एक साथ फटाफट फटाफट रिवाइज हो जाएगा ना, वो मोटिव से मैंने ये वीडियो बनाया है। मुझे भी पता है कि इतना बड़ा सम कभी एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन एग्जाम में तो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग एडजस्टमेंट हो सकते हैं ना। अब खाली आपको यहाँ पे फटाफट मेरे साथ रिवाइज कर लेना है कौन सी चीज़ बिजनेस की है और कौन सी नहीं है, ठीक है। चलिए, अमाउंट रिसीव्ड एज एन एम्प्लॉयर फ्रॉम कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, एज एन एम्प्लॉयर अगर आपको मिला है तो ये भी बिजनेस का ही पार्ट है। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, कस्टमर से मिला तो ये बिजनेस इनकम है। एक बार पता है क्या हुआ था, सीए के एग्जाम में एक डॉक्टर का सम दिया था और उसका पूरा पीएनएल, इनकम, एक्सपेंडिचर ऐसा दिया था। अब क्वेश्चन में ऐसा बोला था, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव्स ऑफ पेशेंट। देखो क्या होता है, जो पेशेंट होता है ना, पेशेंट वो तो हमारा कस्टमर होता है, बराबर है। डॉक्टर के लिए तो पेशेंट कस्टमर ही हुआ ना। तो गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर तो बिजनेस इनकम होती है, लेकिन उस क्वेश्चन में बोला था गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव्स ऑफ द पेशेंट, तो वो भी बिजनेस इनकम ही कंसिडर किया था। क्योंकि अभी यार कभी कभी पेशेंट अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, अब वो थोड़ी हॉस्पिटल में से डॉक्टर को थैंक यू बोलने के लिए गिफ्ट लेने को जाएगा, तो उसके रिलेटिव्स गए रहेंगे, तो इट इज़ एज गुड एज रिसीव्ड फ्रॉम पेशेंट्स ओनली ना, तो वो भी बिजनेस इनकम होती है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस, ये भी बिजनेस इनकम होती है। इनकम फ्रॉम यूटीआई, ये तो इफॉस की इनकम होती है। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज, ये भी इफॉस की इनकम होती है। एग्रीकल्चर इनकम, ये तो इफॉस में होती है और ये इफॉस में एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10(1). ऑनरेरियम रिसीव्ड, ये भी इफॉस की इनकम होती है। अच्छा, अब मज़ा आएगा। अब क्वेश्चन में विनिंग्स दिया है, लेकिन देखो एक जगह पे नेट दिया है, एक जगह पे ग्रॉस दिया है। अब देखो, बच्चों को इतना तो पता चल जाता है कि भाई ये इफॉस का है, लेकिन है ना प्रेजेंटेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपन नीचे जाएंगे ना, तो इसका मैं आपको प्रेजेंटेशन बताता हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, फिर से इफॉस। सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट, ये फिर से इफॉस। लेकिन चैप्टर 6 से में जा सकता है ATTTA के अंदर। फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट, फिर से इफॉस। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक भूला, तो क्लोजिंग स्टॉक तो जनरली बिजनेस की आइटम होती है, बराबर ना। अच्छा, पता है इसमें बहुत बार क्लोजिंग स्टॉक में ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड ऐसा सब भी दिया रहता है, तो अभी थोड़े टाइम में ना मैं उसमें भी एक चीज़ आपसे डिस्कस करूँगा। कंसल्टेंसी चार्जेस, ये भी बिजनेस होता है। अच्छा, रेंट फ्रॉम अ रेसिडेंशियल हाउस, रेंट फ्रॉम अ रेसिडेंशियल हाउस, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल हाउस इज ऑल्सो अनदर बिजनेस। देखो ये ना लास्ट ईयर अमेंडमेंट आया था कि अगर आप रेसिडेंशियल हाउस भाड़े पे भी देते हो, अगर वो आपका बिजनेस भी होगा ना, तो भी वो जाएगा तो IFHP में ही जाएगा, ठीक है। तो ये IFHP में चला जाएगा। कंपेंसेशन इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू बिजनेस, तो ये तो बिजनेस इनकम हो जाती है। तो देखो मैंने ना क्रेडिट साइड पे जो अलग अलग चीज़ें आ सकती है ना, उसका आपके साथ एक फटाफट डिस्कशन कर दिया, ठीक है। फिर लास्ट में उसका प्रेजेंटेशन भी बताता हूँ, ठीक है। चलिए अभी देखो, अभी क्वेश्चन में दिया ओपनिंग स्टॉक। अब देखो मेरे इनकम टैक्स में है ना, कभी कभी वो लोग ट्रेडिंग अकाउंट, PNL अकाउंट ऐसा अलग अलग देते हैं, बट कभी कभी मर्ज करके एक सिंगल अकाउंट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक बिजनेस का ही है। रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट बिजनेस का ही है। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर नहीं, ये एज पर अकाउंट्स होता है, तो ये नॉट अलाउड। एडवर्टीजमेंट इन पैम्पलेट, क्या लिखा है? अरे आपसे बात कर रहा हूँ, सो गए तुम लोग? अरे सुनो, ये क्या लिखा है? एडवर्टीजमेंट इन पैम्पलेट। क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? अरे भाई, पॉलिटिकल पार्टी का कोई नाम दिया है क्या आजू बाजू में? नहीं दिया है ना,
जब तक कुछ बोला नहीं तो ये नॉर्मल एडवर्टीजमेंट समझने का, टिक करने का। रेंट फॉर रेसिडेंशियल हाउस फॉर हिज फैमिली, अरे ये तो सामने से ही बोल दिया कि ये तो पर्सनल है, नॉट अलाउड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस रिसर्च, तो ये तो साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहे हैं, अलाउड। परचेज ऑफ फिक्स एसेट फॉर इन हाउस रिसर्च, ठीक है, ये भी अलाउड। भले फिक्स एसेट लिखा है बट ये रिसर्च के लिए किया है ना, इसलिए 35 के अंदर है ना, फिक्स एसेट भी अलाउड होता है। पावर एंड फ्यूल अलाउड, इलेक्ट्रिसिटी अलाउड, प्रिंटिंग स्टेशनरी अलाउड। इनकम टैक्स, देखो इनकम टैक्स पे किया रहेगा ना तो वो नॉट अलाउड होता है, ठीक है। अब ये सब जो दिया है ना, पेड इन टाइम, ये सब आपको बूंदू बनाने को दिया है, वो उसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अच्छा, कस्टम्स ड्यूटी ये अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कस्टम्स ड्यूटी अलाउड। कस्टम्स ड्यूटी पेनल्टी बोलेंगे तो नॉट अलाउड, क्योंकि पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ एक्ट इज नॉट अलाउड। जीएसटी पेनल्टी नॉट अलाउड। पेनल्टी फॉर लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स, रॉन्ग डिलीवरी ऑफ गुड्स, आईसीआई फेवरेट है ये, अलाउड। सैलरी टू प्रोपराइटर, अरे प्रोपराइटर है ना, प्रोपराइटर वो तो सिंगल ओनर होता है, तो कंपनी का पूरा प्रॉफिट उसी का होता है। देखो मैंने क्लास में भी बहुत बार बोला है, प्रोपराइटर एंड हिज बिजनेस आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम। तो आप अपने आप को ऐसा सैलरी दिया, इंटरेस्ट दिया, ऐसा सब नहीं बोल सकते। तो सैलरी टू प्रोपराइटर, इंटरेस्ट ऑन प्रोपराइटर्स कैपिटल, ये सब चीज़ें थोड़ी ना अलाउड होती है। अच्छा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन एम्प्लॉइज हेल्थ पेड इन कैश ऑन द सेम डेट। देखो आपको याद रहेगा कि कैश में 10,000 तक अलाउड होता है, लेकिन पता है ये उसका एक्सेप्शन है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन एम्प्लॉइज हेल्थ, ये तो 1 रुपया भी कैश में अलाउड नहीं होता है, ये आप कैश में पे नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं होगा। सैलरी टू एन एम्प्लॉई पेड इन कैश, हाँ बट लेस देन 10,000 है ना, चलेगा। अच्छा, कमीशन टू एन एजेंट पेड इन कैश ऑन द सेम डेट, मतलब सेम डेट में आपने 19,000 मतलब मोर देन 10 दिया, तो ये नॉट अलाउड। इसमें पता है बच्चे क्या गलती करते हैं, इसमें है ना बच्चे गलती से 10 अलाउड और 9 नॉट अलाउड करते हैं। ऐसा नहीं करना। अरे बच्चों किधर हो आप लोग, थक गए? अरे अभी और बहुत सारे एडजस्टमेंट है, ऐसे थक मत जाओ, रिवीजन का टाइम है। देखो, कमीशन टू एन एजेंट पेड इन कैश ऑन द सेम डेट मोर देन 10, पूरा का पूरा नॉट अलाउड। चलो इधर देखो फटाफट देखो। जीएसटी पेड इन कैश, सॉरी जोर से बोलो, सॉरी जीएसटी पेड इन कैश। अब देखो ये अलाउड कर देने का। अरे सर क्यों, इसमें भी तो मोर देन 10,000 है। अरे यार, लेकिन जीएसटी याद रहेगा तो मतलब ये तो कॉमन सेंस होता है कि जीएसटी तो हम गवर्नमेंट को देते हैं ना। अरे जीएसटी हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं ना, हाँ। तो गवर्नमेंट को अगर आपने कैश में पे किया ना, तो याद है सेक्शन 40A(3) में एक एक्सेप्शन होता है, रूल 6DD, जिसमें लिखा है पेमेंट टू गवर्नमेंट इन कैश इज अलाउड, तो अलाउड होता है। फ्रेट पेड टू ट्रांसपोर्टर, ये तो सबको ही पता होगा, ट्रांसपोर्टर को आप 35,000 तक कैश दे सकते हो। सैलरी टू स्पाउस आउटस्टैंडिंग, अरे यहाँ पे ना बच्चे लोग का डिबलिंग ढूस आटली वाटली फूटली हो जाता है, ध्यान से सुनना। सैलरी टू स्पाउस आउटस्टैंडिंग, तो सबसे पहले तो बच्चे बोलते हैं सर रिलेटिव को पेमेंट थोड़ी दे सकते। अरे क्यों नहीं, रिलेटिव के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकता है। अच्छा, फिर दूसरा सर लेकिन उसमें आउटस्टैंडिंग लिखा है। अरे भाई, सिलेक्टेड एक्सपेंसेस है जो 43B में लिखे हैं कि वो पेड होने चाहिए। अरे वो सब है ना, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, टैक्सेस, बोनस, लीव सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, पेमेंट टू रेलवे डिपार्टमेंट, उसमें पेड का बात किया। बाकी इन जनरल बिजनेस के हर खर्चे में थोड़ी ऐसा पेड होना चाहिए। अरे बिजनेसमैन है भाई, बहुत सारी चीजें क्रेडिट में करनी पड़ती है उन लोग को प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आउटस्टैंडिंग लिखा है तो क्या है, अलाउड। फिर कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट बोलेगा सर लेकिन पेमेंट टू रिलेटिव में तो खाली रीजनेबल अमाउंट अलाउड होता है ना सर। हाँ बच्चों मुझे पता है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, तो थोड़े टाइम पहले मैं क्या बोला तुम लोग को कि कुछ नहीं दिया है तो क्या अज्यूम करने का। अरे क्या अज्यूम करने का, अरे पॉजिटिव असम्पशन लेने को बोला ना, तो उसमें पॉजिटिव सोचो कि ये रीजनेबल अमाउंट रहेगा, ठीक है। रेंट ऑफ फर्नीचर, हाँ तो ठीक है ना, अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन,
ये 43B का एक ट्रांजैक्शन है, और आउटस्टैंडिंग बोला है, ये नहीं चले, नहीं चलेगा, नहीं चले, नहीं चले, आउटस्टैंडिंग नहीं चलता है। ये क्या, क्योंकि ये स्पेसिफिकली क्या है पता है, ये 43B का जो सेक्शन है ना उसमें लिखा है कि भाई ये इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पेड ही होना चाहिए। रॉ मटेरियल्स ठीक है। अच्छा अभी सुनो, अभी सुनो, अभी सुनो, एक धमाकेदार एडजस्टमेंट अभी आने जा रहा है, ICAI का यहाँ फेवरेट एडजस्टमेंट है, सुनना। परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर यूज इन बिजनेस। अब थोड़े बहुत बच्चे इतने इमोशनल होते हैं ना, वो लोग क्या है मतलब में CA का एग्जाम दिमाग से नहीं दिल से अप्रोच करते हैं, बोलते सर यूज इन बिजनेस, तो कंप्यूटर तो बिजनेस में यूज होता है, तो सर ये तो एक्सपेंस अलाउड होना चाहिए ना। ये मुझे पता है कंप्यूटर बिजनेस में यूज होता है, बट कंप्यूटर फिक्स एसेट है। अरे भाई ये जो कंप्यूटर होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और ये तो PNL दिया है, ये PNL में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। अरे आपको पता है, मुझे मालूम है आप लोग पढ़ के आए हैं, नाटक मत करो। अरे कंप्यूटर जो होता है ना, कंप्यूटर उसका तो डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, तो ये परचेज ऑफ कंप्यूटर इधर PNL में बैठ के क्या कर रहा है, अरे ये गलत है यार। तो है ना, मुझे पता है या बिजनेस नो पढ़ा मैंने भी पढ़ा, अरे सब मैंने ही बनाया तो मैंने तो पढ़ा ही रहेगा ना। अरे मुझे पता है कि यूज इन बिजनेस लिखा है, लेकिन तू इसको एक बार के लिए नॉट अलाउड कर, बस मेरे पे विश्वास रख। परचेज ऑफ कंप्यूटर, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ मशीन, ऐसा सब दिया रहेगा, नॉट अलाउड कर। कोई बोल रहा है सर इसके पहले तो आपने अलाउड किया था। अरे वो रेंट छे बका, अरे बेटा वो रेंट लिखा है, रेंट ऑफ फर्नीचर अलग चीज होती है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अरे ऐसा खाली अंधाधुन फर्नीचर नॉट अलाउड करने को नहीं बोला है मैंने, आगे पीछे का भी पढ़ने का भाई। परचेज ऑफ कंप्यूटर नॉट अलाउड करने को बोला, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें ना बच्चे लोग का डिबलिंग ढूस होता है। अरे पब्लिक प्रोविडेंट फंड हमारा पर्सनल इन्वेस्टमेंट होता है भाई, वो जो एम्प्लॉय के लिए होता है ना, वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये देख इसके नीचे रखा है मैंने, हाँ ये अलाउड होता है। लेकिन ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर्सनल इन्वेस्टमेंट होता है, हाँ, और इसका तो 80C में डिडक्शन भी मिलता है। हाँ ऑब्वियसली अगर वो शिफ्टिंग आउट ऑफ 115 BAC रहेगा तो। अभी देखो, अभी धमाका, और एक एडजस्टमेंट में आपको बीच बीच में धमाका मिलेगा, है ना। अच्छा सा रिवाइज हो रहा है भाई, अभी तक अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कर दो भाई, आप लोग के लिए फ्री है, हम लोग को थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा इधर देखो, प्रोफेशनल फीस पेड विदाउट डिडक्टिंग TDS। प्रोफेशनल फीस पेड विदाउट डिडक्टिंग TDS, मतलब अभी आपको ऐसा करंट लगा रहा है ना, खन करके करंट लगा रहेगा, सर ये मेरे को आता है, यस विदाउट डिडक्टिंग TDS। लेकिन रुक जा, मेरे को पता है तेरे को आता है, लेकिन तू रुक जा। क्या है पता है, 194 RACHIJ में प्रोफेशनल फीस है ना, ये मिस अश्विनी का ना एक बार लास्ट ईयर का टर्नओवर दिया है, देख ये ना अभी काम में आएगा। अभी तक अपने को पता ही नहीं था कि ये लास्ट ईयर के टर्नओवर का क्या काम है, देख अभी काम में आएगा। क्या है पता है, ये लोग स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कौन सा इंफॉर्मेशन काम का है, कौन सा फालतू है, कौन सा कब यूज होगा। अब ये वाला जो लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो मोर देन 1 करोड़ है। है ना भाई, ये क्या है ना, मोर देन 1 करोड़ दिया रे बाबा। हाँ उसका मतलब ये एक ऐसी इंडिविजुअल है जिसको 194J में TDS काटना चाहिए था, बट दीदी ने नहीं डिडक्ट किया है। तो अब हम दीदी को बोलेंगे, दीदी अब इसमें से 30% एक्सपेंस नॉट अलाउड हो जाएगा, लेकिन ये 70% अभी भी अलाउड होगा। सर लेकिन अगर सर वो अगर नॉन रेसिडेंट हुआ तो 100% होता है ना बच्चों, अगर आपको याद आया तो वेरी गुड। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, तो मैं ऐसा अज्यूम किया कि ये प्रोफेशनल फीस जो पे किया है वो किसी रेसिडेंट को दिया है। लेकिन अगर आपको याद आया वो नॉन रेसिडेंट वाला भी पॉइंट, तो आप मतलब एकदम शार्प है, वेरी गुड, नाइस। एक्सपेंडिचर इन द नेचर ऑफ CSR एक्सपेंस नॉट अलाउड होता है बच्चों।
फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नॉट अलाउड, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर कैपिटल नॉट अलाउड। देखो बच्चों ये सब क्यों नॉट अलाउड है पता है, क्योंकि फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर है ना, उसका डिडक्शन सिर्फ कंपनीज को मिलता है। देखो ना, इसलिए तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, मिस अश्विनी, उसका मतलब ये प्रोपराइटर है, ये अश्विनी प्राइवेट लिमिटेड का सम होता ना, तो मेरे को फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर रेवेन्यू अलाउड और कैपिटल को 1/5 करके अलाउ करना पड़ता था, बट ये तो प्रोपराइटर है, नॉट अलाउड। डोनेशन टू आईआईटी फॉर रिसर्च ये अलाउड, ये 115 बीएससी में नॉट अलाउड होता है, बट नॉर्मली अलाउड। डोनेशन टू अ पुअर स्टूडेंट, देखो देखो अभी इमोशनल नहीं होने का, इमोशनल नहीं होने का भाई, मुझे पता है अच्छा काम होता है ये। डोनेशन टू अ पुअर स्टूडेंट, पुअर दिस, ये वो सब अच्छी चीज़ होती है, लेकिन यार एग्जाम में तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि ये बिजनेस का खर्चा माना जाएगा कि नहीं, तो बिजनेस का खर्चा ये नहीं माना जाएगा। और पुअर स्टूडेंट की बात किधर, 80G, 80GGB, GGC जो चैप्टर 6 से है उसमें भी किधर पुअर स्टूडेंट तो ऐसे डायरेक्टली नहीं है, तो फिर उसमें वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन एनएससी, तो ये भाई ये तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन हाँ इसका 80C में डिडक्शन मिलता है। ड्राई फ्रूट्स गिवन टू स्टाफ, ये चलेगा, सर क्या बात कर रहे हो, ड्राई फ्रूट गिवन टू स्टाफ है तो क्या है, स्टाफ को, कस्टमर को, क्लाइंट को खुश करने के लिए ये सब दिवाली विवाली में करना पड़ता है भाई। गिफ्ट गिवन टू क्लाइंट्स, देखो ध्यान से सुनने का, मैं बता रहा हूँ, अभी तक तो बहुत से लोग ऐसा 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 करके थोड़ा सो गए रहेंगे, जागो तुम लोग, जागो जागो ना थोड़ा सा प्लीज, अभी एग्जाम आ रहा है, जागो। देख गिफ्ट में है ना, क्रेडिट साइड पे दिया है कि डेबिट साइड पे दिया है, ये ध्यान से देख, गिफ्ट मिली है कि गिफ्ट दी है, ध्यान से देख, क्योंकि जब गिफ्ट मिलती है ना बच्चों, तो गिफ्ट मिलती है तो सैलरी, बिजनेस, अदर सोर्स अलग अलग हो सकता है, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स होता है तो बिजनेस इनकम, अब यहाँ पे तो गिफ्ट दिया है, बट किसको दिया है, गर्लफ्रेंड को दिया, बॉयफ्रेंड को दिया, ऐसे फैमिली मेंबर को दिया नहीं, क्लाइंट को दिया, तो क्लाइंट को दिया तो ठीक है ना, अलाउड है। पार्टी गिवन टू स्टाफ अलाउड, पार्टी गिवन टू फ्रेंड्स नहीं 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 नहीं, हाँ ये तो पर्सनल है। मिसलेनियस एक्सपेंस चलेगा। इंसेंटिव गिवन टू आर्टिकल असिस्टेंस, वेरी गुड। स्टाइपेंड, हाँ स्टाइपेंड तो देना ही चाहिए, 90,000 कम है, ज़्यादा देना चाहिए, हाँ ये भी अलाउड। फीस फॉर मीटिंग, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस, अरे सीए, डॉक्टर, लॉयर, सब प्रोफेशनल्स को बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करके अपना नॉलेज अपडेट करना पड़ता है, तो सेमिनार की फीस, कॉन्फ्रेंस फीस, ये सब अलाउड है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कार, पॉजिटिव सोचो ना कि कार बिजनेस की होगी, अलाउड। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन कार, वेरी गुड। मेडिसिन कंज्यूम बाय स्टाफ, स्टाफ ने मेडिसिन कंज्यूम किया, अलाउड। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस अलाउड। एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन बिजनेस टूर, मजा करने को नहीं गए, बिजनेस टूर के लिए गए, अलाउड। एडवांस टैक्स पेड, देखो एडवांस टैक्स पेड नॉट अलाउड होता है, लेकिन जब हम हमारा टैक्स कैलकुलेशन करेंगे ना, ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये ना प्रीपेड टैक्स में जाएगा। देखो बहुत बार क्या होता है मालूम है, ये पता है मैंने आपको इसके पहले ये भी बताया था, इधर ये मैंने विनिंग्स का नेट वाला बात बताया था, तो पता है बहुत से लोगों को याद रहता है कि नेट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्रॉस, बहुत सारे लोगों को याद रहता है, लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं कि अगर आपने नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट किया, मतलब आपको टीडीएस काट के पैसा मिला था ना, तो वो जो टीडीएस का अमाउंट है ना, वो टैक्स कैलकुलेशन के प्रीपेड टैक्स में चला जाता है, क्योंकि टैक्स कैलकुलेशन के प्रीपेड टैक्स में क्या क्या जाता है मेरे को बताओ, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, तो ये दूसरा वाला इफेक्ट है ना, वो बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। चलो जॉब वर्क चार्जेस, पॉजिटिव सोचो, अलाउड। लॉस ऑन, बस अभी थोड़े टाइम में खत्म हो जाएगा भाई, लॉस ऑन शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी नॉट अलाउड। ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस, ठीक है, अलाउड। रेंट, रिपेयर्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, अलाउड। मजा आएगा। प्रोविजन फॉर जीएसटी, बैड डेट्स, इनकम टैक्स, कंटिजेंसी, सीए इंटर में तो सब प्रोविजंस नॉट अलाउड। अब यहाँ पे सीए फाइनल में एक थोड़ा कुछ सेपरेट रूल होता है
लेकिन ये मैं थोड़ा अभी फिलहाल इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बना रहा हूँ ना, तो वो फाइनल की बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे। बट इंटर में तो ऑल प्रोविजंस, ऑल रिजर्व्स नॉट अलाउड। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, भाई एंटरटेनमेंट वर्ड सुन के ऐसा लगता है पर्सनल है, बट क्यों, एंटरटेनमेंट स्टाफ, कस्टमर, क्लाइंट का भी हो सकता है। पर्सनल एक्सपेंस इज नॉट अलाउड। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, अब ये तो आपने डोनेशन दिया है, लेकिन पता है ये क्या है, ये है ना पीएम केयर्स फंड का इधर फुल फॉर्म डाला है, ये देखो पीएम केयर्स फंड है ना। अब क्या है ना, हमने पीएम केयर्स फंड तो बहुत बार सुना रहता है, जैसे अगर क्वेश्चन में पीएम केयर्स फंड आया ना तो हमको तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा फुल फॉर्म दिया ना तो हम लोग को कभी कभी ऐसा ट्यूबलाइट नहीं होता है कि अच्छा हाँ ये पीएम केयर्स फंड का फुल फॉर्म है। इसलिए मैं जानबूझ के इधर फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म दोनों बता रहा हूँ आपको। म्यूनिसिपल टैक्स, देखो म्यूनिसिपल टैक्स हाउस प्रॉपर्टी में भी पढ़ा है हमने, बट म्यूनिसिपल टैक्स तुम्हारी बिजनेस की प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। कुछ बोला नहीं है तब तक पॉजिटिव सोचो। बैड डेट्स, पॉजिटिव सोचो। डोनेशन टू इलेक्टोरल ट्रस्ट, देखो बच्चों डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी बोला ना तो तुरंत स्ट्राइक हो जाता है, लेकिन इलेक्टोरल ट्रस्ट बोला ना तो बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं कि इसका भी है ना 80 GGC में डिडक्शन मिलता है, ठीक है। GGB में इंडियन कंपनीज, लेकिन हम लोग तो मिस अश्विनी का सम सॉल्व कर रहे हैं ना, इसलिए GGC में हाँ अज्यूम करो शिफ्टिंग आउट ऑफ 115 BAC। डोमेस्टिक ड्राइंग्स नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं अभी एक बार है ना चैप्टर 6A के लिए भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बट इसमें क्या है हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, बच्चे लोग को कन्फ्यूजन रहता है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन बोला ना, फॉर सन बोला है, बराबर है, तो ये तो पर्सनल हो गया, और एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट बोला इसलिए इसका डिडक्शन 80E में चला जाएगा। देखो ये हो गया। अब देखो थोड़े बहुत मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन भी रखे हैं। ओपनिंग WDV ऑफ द फर्नीचर वाज 90,000, देयर इज ओनली वन पीस ऑफ फर्नीचर इन द ब्लॉक। देखो इसमें ना डेप्रिसिएशन का बहुत डिटेल्ड डिस्कशन नहीं रखा है, बट थोड़ा थोड़ा मेरे को जो बेसिक रखा ना वो मैंने रखा है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, देयर इज ओनली वन पीस ऑफ फर्नीचर इन द ब्लॉक, मतलब ये ओपनिंग WDV दिया 90,000 और ये एक ही फर्नीचर था। अब देखो मजा आएगा, फर्नीचर का ओपनिंग WDV, देखो फर्नीचर का ओपनिंग WDV 90,000, ठीक है, और ये एक ही फर्नीचर था, बराबर है। अब बच्चों अगर आपको याद रहेगा ना तो यहाँ पे ऊपर एक जगह पे लिखा था सेल प्राइस ऑफ फर्नीचर, देखो इधर, तो इसके पास एक ही फर्नीचर था और उसका क्वेश्चन में सेल प्राइस दिया हुआ है, तो पता है मैं तुम लोग को बोला था ब्लॉक में इफेक्ट जाएगा, तो देखो अभी वो ब्लॉक में इफेक्ट देने का टाइम आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको ब्लॉक में कैसे इफेक्ट देंगे, तो देखो ये रहा, ये देखो ये फर्नीचर में हम ब्लॉक में ऐसे इफेक्ट देंगे। अब देखो एक ही फर्नीचर था, अब वो वाला जो फर्नीचर था एक ही वो भी बेच दिया। अच्छा ये जो मैंने ABCDEF लिखा है ना, ये जो बच्चे मेरे पास पढ़े हैं उनको तो तुरंत समझ जाएगा, लेकिन दूसरे बच्चों को शायद नहीं समझेगा, तो इसके लिए ना मैं डेप्रिसिएशन का एक अलग वीडियो बनाऊंगा ना, सेपरेट वीडियो, तो उसमें डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल जो बच्चों को नहीं पता है ये ABCDEF, आपके प्रोफेसर ने जैसे पढ़ाया रहेगा ना वो भी परफेक्ट ही है, आप वैसे ही फॉलो करो, ठीक है। अच्छा खाली इतना सुन लो कि जब इधर ऑल एसेट सोल्ड होता है और नेगेटिव बैलेंस आता है, तो ऑल एसेट सोल्ड नेगेटिव बैलेंस मतलब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, है ना। डेप्रिशिएबल एसेट में हमेशा ये शॉर्ट टर्म होता है, बराबर ना। अच्छा सर तो ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया इसका कोई PGBP में इफेक्ट आएगा, नहीं, डायरेक्ट इसको कैपिटल गेन में STCG 1,60,000 जाके लिख देने का, ठीक है। चलो तो ये हमारी फर्नीचर की बात हो गई, तो ये ना कौन सा इन्फॉर्मेशन किधर कब यूजफुल होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर आप इतना सब बताते रहे हो, हम लोग को समझ में भी सब कुछ आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है कि हाँ यार ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, ये ऐसे भी आ सकता है, लेकिन सर एग्ज़ाम में जब ये आएगा ना तो सर एज स्टूडेंट्स मैं अपने आप को कैसे कैपेबल बनाऊँ कि मुझे भी ये सब आ जाए। तो देखो सच बताओ क्या, कोई जादू नहीं होता है बच्चों, कोई मैजिक स्टिक नहीं है मेरे पास,
आपको क्या करना पड़ेगा पता है, आपको है ना मतलब ऐसे बहुत सारे अलग अलग सम्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और वो प्रैक्टिस से आपको ये सब स्ट्राइक होगा। जितने भी हम प्रोफेसर लोग भी रोते थे ना, तो हम तो क्या अभी इतने सालों से पढ़ा रहे, इसलिए हमको तो फटाफट 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 आ जाता है। आपको प्रैक्टिस से आएगा, चिंता मत करो। ओपनिंग WDV ऑफ द कार वॉज यूज 50% फॉर पर्सनल पर्पस। अभी सुनना, मेरे को पता है थोड़ा इतना आप थोड़ा शायद थक गए रहेंगे, बट आप तो स्मार्ट हैं, वीडियो को 1.5 या 2 पे चलाते रहेंगे ना, ठीक है ना। अभी देखो, अभी इसमें क्या दिया है, कार वॉज यूज फॉर 50% पर्सनल। देखा, ध्यान से सुनना, ओपनिंग WDV है, कुछ परचेज का इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब मतलब एक ही गाड़ी है, मतलब 2 गाड़ी है, बट और कुछ डेटा नहीं है। तो कार का डेप्रिसिएशन रेट 15% होता है, तो मैंने उस हिसाब से सब कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, जो 50% डेप्रिसिएशन है वो बिजनेस का हो जाएगा, और इसमें बिजनेस में वो आउबे हो जाएगा। आउबे क्या होता है अभी टाइम में बताता हूँ, चलो बोल देता हूँ। अलाउड अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस। क्या बोला मैंने? अलाउड अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस। जो भी है ये बिजनेस के सम में सॉल्व करते समय माइनस होता है, ठीक है। आपके प्रोफेसर ने कुछ और बोला रहेगा तो अभी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अलाउड अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस बराबर है, लेकिन सिर्फ 50% वाला पार्ट बराबर है। अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूँ, जो बहुत कम स्टूडेंट्स है ना उसको पता चलता है। देखो बच्चों, ये लोग ने क्या बोला, कार इज 50% यूज फॉर पर्सनल पर्पस। देखो ना, कार इज 50% यूज फॉर पर्सनल पर्पस, तो हमने डेप्रिसिएशन का अभी 50% कर दिया। लेकिन मैं बताऊं क्या, यहाँ पे है ना ऊपर एडजस्टमेंट में भी है ना बच्चों, 2 जगह पे है ना कार था। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कार एंड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन कार, ये ना यहाँ पे भी बच्चों 50% पर्सनल है, तो 50% पर्सनल नॉट अलाउड और 50% पर्सनल अलाउड हो जाएगा। ये ना ये बॉम्ब एडजस्टमेंट है, बॉम्ब। मतलब सब कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एडजस्टमेंट डिफिकल्ट नहीं है, बट ये स्ट्राइक नहीं होता है बच्चों को, क्योंकि क्या है, जब डेप्रिसिएशन रिलेटेड डेटा दिया है तो डेप्रिसिएशन में तो हम इफेक्ट दे देते हैं, लेकिन यहां पे ऊपर इफेक्ट देने को भूल जाते हैं, ठीक है। पेमेंट ऑफ जॉब वर्क चार्जेस वाज मेड टू ब्रदर इन लॉ ऑफ अश्विनी एंड रीजनेबल अमाउंट इज 9,000। तो इधर है ना ऊपर है ना जॉब वर्क चार्जेस है, बोल रहे रीजनेबल अमाउंट 9,000 है। अब यहाँ पे भी है ना इंस्टीट्यूट गूगली डालती है, बिजनेस में ना, बिजनेस में ब्रदर इन लॉ रिलेटिव की डेफिनेशन में आता ही नहीं है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव के पेमेंट में रीजनेबल अमाउंट, एक्सेस नॉट अलाउड, लेकिन यहाँ पे कैसे है मालूम है, ब्रदर इन लॉ रिलेटिव की डेफिनेशन में बिजनेस में नहीं आता है, 48(2) में नहीं आता है। तो ये कंफ्यूज करने को दिया अपने को, इससे कुछ लेना देना नहीं अपने को, ठीक है। चलो अभी कस्टम्स ड्यूटी ऑफ द ईयर 1920 इज पेड ऑन 13 अगस्त 25। देखो सबसे पहले तो हमारा जो ईयर है ना वो अप्रैल 25 से लेके मार्च 26 है, तो 13 अगस्त तो हमारे ईयर में आ गया, बराबर ना। अब ये लोग बोल रहे 19-20 का अभी पे किया, क्या बोला, 19-20 का अभी पे किया है। अब आपको एक चीज याद दिला दियो क्या, 43B में ना ऐसा लिखा है दैट टैक्स इज अलाउड एज अ डिडक्शन ओनली इफ इट इज पेड। अब यार ये 19-20 का अभी पे किया है, मतलब 19-20 में तो इसको बिजनेस के स्टेटमेंट में एज अ डिडक्शन नहीं क्लेम किया रहेगा, तो उसका मतलब 19-20 का टैक्स अभी पे किया है, और अगर 19-20 का टैक्स अभी पे किया है तो उसका डिडक्शन अभी मिलना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा पता है, ये हमारा 2,500 है ना वो आउबे हो जाएगा, आउबे, ये आउबे हो जाएगा। कोई बोलेगा सर लेकिन ये आप उसको अनरिकॉर्डेड क्यों बोल रहे हो? सर इधर मैंने सुना था ध्यान से, ऊपर ऑलरेडी एक बार कस्टम्स ड्यूटी आया है सर, ये देखो सर, ये ऑलरेडी कस्टम्स ड्यूटी आया है। लेकिन बात बताओ बच्चों,
ये जो पीएनएल का कस्टम्स ड्यूटी है और ये जो नीचे कस्टम्स ड्यूटी है ना, वो सेम नहीं है। अरे सर क्यों सेम नहीं है? पीएनएल में तो कस्टम्स ड्यूटी करंट ईयर 25-26 का रहेगा। ये लोग बोल रहे हैं ये तो कस्टम्स ड्यूटी 19-20 का है और 19-20 का पे अभी किया। फिर से बोलता हूँ, पीएनएल में जो कस्टम्स ड्यूटी पेड किया है वो तो 25-26 का होता है, क्योंकि पीएनएल तो 25-26 का दिया है ना। क्वेश्चन में बोला है भाई, मैं कुछ अपने घर का नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग ऐसे मत देखो मेरे को। ये क्या है? पीएनएल 25-26, ये क्या है? ये दिया है ना। बट ये तो पुराना कस्टम्स ड्यूटी है, मतलब इसका तो करंट ईयर के पीएनएल में इफेक्ट नहीं आया रहेगा, इसलिए वो ये साल आउबे में चला जाएगा, अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस। ठीक है, अभी अभी देखना ध्यान से। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, आपको चाहिए तो आप ये पॉज करके लिख, फिर से थोड़ा रिवाइंड करके लिख लेना, मेरे को और 2 एडजस्टमेंट डिस्कस करने हैं। कमीशन वॉज पेड टू एन एजेंट, कमीशन वॉज पेड टू एन एजेंट अलाउड एज अ डिडक्शन इन अर्लियर ईयर्स, मतलब कुछ पुराने खर्चे की बात हो रही है। कमीशन पेड टू एन एजेंट, पेड बोला पेड, पुराना खर्चा 50,000 हैज नाउ बीन रिसीव्ड बैक। बाप रे, अब देखो ये एकदम डिटेल्ड डिस्कशन नहीं है, बट मैं बताऊँ क्या, पुराना खर्चा हैज़ नाउ बीन रिसीव्ड बैक। अगर हमने पहले कोई खर्चा किया था उसको एज अ डिडक्शन क्लेम किया है, अब अपने को फिर से ये पैसा फिर से मिल गया, तो पता है ये हमारी बिजनेस इनकम होती है और ये हमारी टू बी होगी, टू बी। अरे सर टू बी टैक्सेबल, बोलो अभी ये खत्म होने को आया है, अभी थोड़ा शक्ति है, बोलो टैक्सेबल। अरे बोलो ना यार, मैं भी तो बोल रहा हूँ ना यार, है ना, मैं भी तो 40-45 मिनट से बोल रहा हूँ ना, और उसमें भी आप लोग तो 2x पे देख रहे हैं, मतलब आपका तो आधा टाइम कट हो गया। बोलो ना यार, टैक्सेबल अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम, तो ये हमारी बिजनेस इनकम हो जाएगी। सर ये बिजनेस इनकम कैसे हुआ सर? अरे नो हैज बीन रिसीव्ड बैक, उसने अपने को रिफंड दे दिया, तो ये एक टाइप का रिफंड होता है। तो जो खर्चा पहले क्लेम किया था लेकिन अभी वो पैसा फिर से मिल गया, पाछू आ भी गयू, तो रिफंड होता है बच्चों। तो ये रिफंड है, ठीक है, तो वो बिजनेस इनकम होती है। अच्छा, अब ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक्स आर ओवर वैल्यूड बाय 10%। बस लास्ट चीज़ है, माँ कसम खत्म कर देता हूँ। देखो इसमें कैसा है मालूम है, मैंने ऑलरेडी आपके लिए एडजस्टमेंट करके रखा है। क्वेश्चन देखोगे ना तो ओपनिंग स्टॉक स्टार्टिंग में 5 लाख दिया है, क्लोजिंग स्टॉक 19 लाख दिया है। देखो ओवर वैल्यूड भी होता है और कोई कोई सब में अंडर वैल्यूड भी होता है, मैंने इस सब में ओवर वैल्यूड लिखा है, ठीक है। अब ओवर वैल्यूड बाय 10% मतलब वो ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया, 10% से ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया। अगर हम नॉर्मल 100 एज्यूम करें तो वो 110 रिकॉर्ड हो गया। तो देखो ओपनिंग स्टॉक 110 रिकॉर्ड हो गया, तो ओपनिंग स्टॉक तो हमारा डेबिट साइड वाला आइटम होता है, तो जो 110 रिकॉर्ड हो गया वो 100 तो एज इट इज़ होना चाहिए, उसके ऊपर का जो 10 है ना वो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड करो, वो 10 नॉट अलाउड हो जाएगा। सेम क्लोजिंग स्टॉक 110 है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर 110 है ना तो जो 100 वाला कंपोनेंट है वो अलाउड हो जाएगा और जो 10 वाला कंपोनेंट है ना वो नॉट अलाउड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब इतनी सारी बातें कर ली सर, अभी फटाफट ये बताओ कि सर अभी इसका हम लोग सम में प्रेजेंटेशन कैसे करें। तो देखो मैं फटाफट बता देता हूँ। देखो स्टार्ट तो हम लोग नेट प्रॉफिट से करेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा। फिर जितने भी है ना हमारे पीएनएल में डेबिट साइड पे जो चौकड़ी वाली आइटम्स होती है ना उसको हम लोग एक्सपेंस नॉट अलाउड बोल के सब एकदम धपा धप फटाफट लिखते जाएंगे। सब कुछ एकदम फटाफट सब लिखते जाएंगे, मैंने सब ऑलरेडी रेडी रखा है यहाँ पे, सब ऑलरेडी डाल दिया है इसके अंदर, ठीक है। फिर क्या करने का, लेस नॉन बिजनेस आइटम्स। अब नॉन बिजनेस आइटम्स में जो पीएनएल है उसमें जो क्रेडिट साइड के आइटम है उसमें जो हमने चौकड़ी मारी रहती है, तो देखो मैंने सब ऑलरेडी इधर आपके लिए लिख के रेडी रखी है, ठीक है, शीट आप ले लेना बाद में। अच्छा इसमें एक विनिंग्स की बात कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन में विनिंग्स नेट दिया है ना, तो इधर भी नेट ही लिखने का। तो बोले सर लेकिन नेट तो ग्रॉस में कन्वर्ट होता है ना, मुझे बताओ विनिंग्स ईफॉस की आइटम है ना,
तो वो ईफोस में ग्रॉस में लिखने का। अभी तो मैं तुझे बिजनेस का स्टेटमेंट सिखा रहा हूँ ना, तो बिजनेस के स्टेटमेंट में जो नॉन बिजनेस आइटम होती है ना, उसमें अगर क्वेश्चन में नेट, तो नॉन बिजनेस आइटम में भी नेट। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस, देख इधर बताता हूँ, देख अगर क्वेश्चन में नेट दिया है, विश्वास नहीं हो रहा ना आप लोग को मेरे पे, ठीक है ना? ऐसा अभी ऐसा करोगे ना आप मेरे साथ, चलो इधर दिखाता हूँ, इधर किधर है भाई विनिंग्स, अरे भाई सामने आना भाई, अरे हाँ ये रहा, देखो क्वेश्चन में नेट दिया है 35, तो उधर नॉन बिजनेस आइटम में भी 35, इधर ग्रॉस दिया है 1 लाख, तो उधर नॉन बिजनेस आइटम में भी 1 लाख। मतलब जो क्वेश्चन में दिया है ना वही सेम चीज़ नॉन बिजनेस आइटम में जाके लिख देने का, ठीक है? ओके। फिर उसके बाद ये देखो, ये अलाउड अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस, ये मैंने क्या किया है पता है? वो पता है क्वेश्चन में परचेज ऑफ कंप्यूटर हमने नॉट अलाउड किया था, तो कंप्यूटर का भी है ना डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया है इधर, देखो कंप्यूटर का भी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया। तो परचेज ऑफ कंप्यूटर नॉट अलाउड है ना, तो इधर परचेज ऑफ ये उस पर डेप्रीसिएशन आ जाएगा, तो उसका भी डेप्रीसिएशन निकाला है। ये कार का तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, फर्नीचर का भी ऑलरेडी एक्सप्लेन हो गया, ठीक है? फिर जो कस्टम्स ड्यूटी होती है, किधर गई कस्टम्स ड्यूटी 19-20 वाली, आजा आजा आजा, ये रहा 2,500, तो वो तो आउबे में चला जाएगा, ठीक है? तो अभी ये जो आउबे क्या है, अलाउड अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस, यहाँ पे अलाउड अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस माइनस करने का। सच बात बताओ क्या, ये कोई ऐसा रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, जो भी आपके प्रोफेसर ने सिखाया है, जो भी आपको आता है, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, वो आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? और ये टू बी, ये देखो टू बी क्या है, टैक्सेबल अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम। तो देखो पूरा का पूरा है ना बच्चों, शीट जो है ना मैं डाल देता हूँ मेरे अपना टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से ले लो, आपको है ना बहुत ही अच्छा गिरेगा ये एग्ज़ाम के टाइम पे। एकदम कम टाइम है और आपको फटाफट फटाफट चाहिए ना, और आपको ये रिवाइज करना है ना, तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है? नो इफ़ नो बट, ओनली बट, ऑल द बेस्ट। आज मैंने थोड़ा आपको ज़्यादा परेशान किया, बट ये क्या है ना बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए किया, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।